हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिला एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की इस नई क्लास में। और इसमें भी हम वो टॉपिक जो पहले हमने एक दिन पहले डिस्कस किया है उसी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके सब ऑप्शन को जो है एनालाइज करेंगे, कुछ और चीज़ें भी जो है स्टडी करेंगे। मैं इसको एज ए टॉपिक नहीं, एक रिविजन की तरह करवा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हम कुछ पार्ट इसका कर भी चुके हैं। इंडिया फिजिकल मैप एंड लोकेशन, ठीक है। तो एक रिवीजन पर्पज से करवा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन के साथ कुछ रिवीजन की चीजें भी मैं साथ साथ करवा रहा हूं, ठीक है। आपने ये टॉपिक पहले किया हुआ है, इसका बहुत सारा पार्ट मैंने आपको करवाया भी हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिजाइन करके एक टोटली एनसीईआरटी बेस्ड जो है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है, ठीक है। दिल्ली का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या है, ठीक है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, आप कुछ दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वहां के ऑर्डर में आपने देखा है कि जीएनसीटी की वैकेंसी आने वाली है, ये बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और बाद में लिखा जाता है दिल्ली। कहीं कहीं लिखा भी नहीं जाता, बस जीएनसीटी लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो ये नाम दिया गया था दिल्ली को, ठीक है। ये आप कंफर्म करना, मुझे लगता है पॉलिटी का पार्ट 69 शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जब दिल्ली का नाम बदल के ये कर दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी जो है कौन सी है, वो नई दिल्ली है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी ब्रिटिश जो टाइम था, इन ब्रिटिश टाइम द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज कैलकाटा, द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता। आज के टाइम पे इसको कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, 1911 में जो है ये ट्रांसफर कर दी गई थी। ऑर्डर दिसंबर 1910 में दिया गया था और 1911 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली, ठीक है। तो ये दिल्ली के बारे में बात हो गई। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, बिल्कुल सही बात है। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसके अलावा राजधानी भी है, तो दोनों ही चीज़ें हमने देखी। इसके साथ साथ दिल्ली के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहे तो यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी होता है, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में देखें तो वहाँ गवर्नर होता है। तो जहाँ पर भी जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर यूनियन टेरिटरी प्लस लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा भी है, जैसे पांडिचेरी भी है, एक ऐसा ही यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी भी है, ठीक है। उसमें भी यूनियन टेरिटरी तो वही, इसके अलावा विधानसभा भी है, वहाँ एक सीएम होता है, मतलब, ठीक है। तो ऐसा ही दिल्ली को भी एक दर्जा दिया गया है, ठीक है, प्लस लेजिस्लेचर उसके अंदर भी है। तो यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको नियुक्ति की जाती है, ना कि गवर्नर की। स्टेट्स में देखें तो वो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं दिल्ली की लोकेशन। दिल्ली की लोकेशन देखिए, ये हरियाणा है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिला दिल्ली। तो ये दिल्ली जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दिल्ली जो है 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और एक तरफ से यूपी से घिरी हुई है। तो ये हमारी दिल्ली है जो भारत की राजधानी काउंट होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्टली इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे यहाँ पर संसद है, पहले तो पार्लियामेंट यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया गेट है। अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो आप क्या बता सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा। चलिए बता ही देते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। तो 2 क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है, वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत की कॉमर्शियल राजधानी कौन सी है ये भी पूछा जाता है, मुंबई है। कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक राजधानी भारत की कौन सी कही जाती है, वो मुंबई है। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं, तो कहा जाता है कहीं धरती पर स्वर्ग है तो अमी अस्तो यही है, यही है, यही है, ठीक है। तो ये बात किसने कहा था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब हम जो 370 धारा हटा के इसको टोटली इंडिया का पार्ट तो पहले ही माना जाता था, तो स्पेशल स्टेटस खत्म करके इनको बाकी राज्यों के, इंडिया के राज्यों के दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, इक्वल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, तो ये बात कही थी किसने, अमीर खुसरो ने ये बात कही थी, ये क्वेश्चन आया था
अभी रिसेंट के एग्जाम में ये किसने कहा था, ठीक है। तो अमीर खुसरो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत काल के एक बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिल्ली से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि हमारे टोटल स्टेट्स कितने हो गए हैं, अब 28 हो गए हैं, क्योंकि 29वां स्टेट जो था जम्मू एंड कश्मीर, उसको एक स्टेट को जो है जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन 29th स्टेट तो बना था तेलंगाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे 28 के बाद जो 29th स्टेट था ना वो तेलंगाना बना था। लेकिन अभी 29 स्टेट्स में से एक जो है एक स्टेट खत्म कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी जोड़ दी गई है और 2 यूनियन टेरिटरी को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल स्टेट्स आपसे पूछता है तो 28 हो गई है और यूटी भी जो है वो 8 हो गई है। अब रिसेंट में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाए तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो दक्षिणी हिमालय है, सबसे हिमालय के 3 पार्ट हमने देखे थे। जो पहला पार्ट है जो अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसको हमने कहा था इनर हिमालय, ठीक है, इनर हिमालय इसको कहा था। इसके अलावा इसका एक नाम हमने बताया था हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री इसको कहा जाता है, पौराणिक नाम है। उसके बाद निचला पार्ट है जो बीच में है, इसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, मिडिल हिमालय। इसके अलावा इसको हिमाचल भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। और तीसरा पार्ट जो कि छोटा नीचे की तरफ साइज घट के जो पर्वत पाए जाते हैं, जो साउदर्न मोस्ट है, देखिए नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट भी अगर पूछे तो ये हो गया हिमाद्री हो गया। अब साउदर्न मोस्ट पार्ट अगर पूछे तो ये शिवालिक हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो इनकी जो है हिमालय की हाइट घटती भी जाती है, तो दक्षिण हिमालय के नाम से शिवालिक जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर होगा। हिमाद्री के बारे में देख लिया, हिमाचल के बारे में देख लिया, ये मिडल है, ये मिडल हिमालय को कहा जाता है हिमाचल। हिमाद्री नॉर्दर्न मोस्ट को, इनर मोस्ट को कहा जाता है, इसको जो है ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, वृत्त हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए सह्याद्री एक और वर्ड आया, तो सह्याद्री किसको कहते हैं? ये भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, फिर से मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ पहाड़ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट और इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे आपने एक स्पेशल देखी होगी, तो वेस्टर्न घाट जो रेगुलर हैं और ईस्टर्न घाट कटे फटे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इधर से जाती है ना, इसको काटा हुआ है इन नदियों ने, ठीक है। वेस्टर्न घाट फिर भी रेगुलर है, तो वेस्टर्न घाट जो है ना उनको कहा जाता है सह्याद्री, ध्यान रखेंगे, सह्याद्री इनको कहा जाता है। अब देखिए वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो वो अनाईमुदी है, अनामुदी भी लिखा जाता है, अनाईमुदी, ये केरला के अंदर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी ये, तो आप इधर जाएंगे ना साउथ की तरफ, वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। ये अनाईमुदी जो है वो केरला के अंदर है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अगर ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो महेंद्रगिरी है और ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, महेंद्रगिरी और ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये पार्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया फिजिकल के अंदर। फिर से मैं आपको देखिए समझाता हूँ कि ये ग्रेटर हिमालय, देखिए ये पहले है कराकोरम, कराकोरम में केटू गोडविन आस्टीन है, फिर उसके बाद है लद्दाख रेंज, फिर है जास्कर रेंज, ठीक है, ये तीनों ट्रांस हिमालय हैं, ठीक है, हिमालय पार की श्रेणी। सबसे ऊंची चोटी इंडिया की केटू गोडविन आस्टीन कराकोरम में है। कराकोरम का एक और प्राचीन नाम है कृष्णागिरी, तो कृष्णागिरी किसको कहा जाता है? वो कराकोरम को कहा जाता है। अब देखिए फिर उसके बाद आता है हिमालय, हिमालय में ये ग्रेट हिमालय हो गया, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया बीच में मिडिल हिमालय, इसको हिमाचल भी कहा जाता है। उसके बाद साउदर्न मोस्ट पार्ट आ गया, इसको शिवालिक कहा जाता है, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो ये 3 रेंजेस हिमालय के अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सह्याद्री इज आल्सो नोन एज, तो सह्याद्री जो है वो किसको कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत किसको कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वत अरावली को कहा जाता है, या वेस्टर्न घाट को, या हिमाद्री को, या ईस्टर्न घाट को। तो अरावली पर्वत को तो नहीं कहा जाता, ये तो ऑप्शन ही गलत है। अरावली पर्वत तो है, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, एक राजस्थान के अंदर है, इस पे माउंट आबू का स्थान है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इधर ही है, ठीक है, हिल स्टेशन है वहाँ पर माउंट आबू।
तो ये राजस्थान के अंदर है, ये दिल्ली से भी थोड़ी कनेक्टेड सी हैं, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट, इनको कहा जाता है सह्याद्री। अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, इनका जो है पुराणों में नाम सह्याद्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब हिमाद्री कौन है, तो हिमाद्री हमने देखा था ग्रेट हिमालय को कहा जाता है, जो इनर हिमालय वृत्त हिमालय को कहा जाता है। ईस्टर्न घाट बिल्कुल अलग चीज होगी, तो इनको कुछ खास नहीं कहा जाता। और सह्याद्री में हमने बताया कि सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि केरला के अंदर है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की, और ईस्टर्न घाट की अगर देखें सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इस पर मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है, जो ये ट्रायंगुलर टाइप का पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया का एज है ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए केरला में ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर जो है नीलगिरी में जो है आके मिलते हैं। और यहाँ पर केरला में इनकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुदी। और महेंद्रगिरी चोटी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, ये रेगुलर नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट जो है ये रेगुलर है। इसके अलावा देखिए कि ईस्टर्न घाट के पास जो है मैदानी एरिया ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ आती हैं, रेत बिछाती हैं, डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, तो ये कोस्टल रीजन जो है ना, इसका थोड़ा चौड़ा है, और इसका कोस्टल रीजन बहुत बारीक सा है। ये ग्रीन पार्ट जो है बहुत बारीक सा है। इसका रीजन है कि इधर ज़्यादा नदियाँ नहीं आती हैं, ठीक है। इधर नदियाँ जो है, देखिए ये जो पार्ट निकला हुआ है ना ये बाहर की तरफ, ये पार्ट इस वजह से निकला हुआ है, यहाँ कोई ना कोई नदी गिरती है, और यहाँ पर डेल्टा यानी कि अपने सतलाई मिट्टी को बिछाती है। और ये देखिए ये हिस्से जो बाहर निकले हुए हैं, ये किसी नदी की वजह से निकले हुए हैं। इस वजह से यहाँ जो है कोस्टल मैदान जो थोड़ा सा चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा उपजाऊ मैदान है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाक स्टेट लाइज बिटवीन दीज कंट्री। कौन सी दो कंट्री है जिनके बीच में पाक स्टेट है? इसको हिंदी में पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये सबसे पहले देखिए स्ट्रेट क्या होता है। मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो लैंड मास को जोड़ती है। ये दो लैंड है, ठीक है, और इनके बीच में एक वाटर बॉडी है जो कि इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हम देखते हैं कि ये जब साउदर्न मोस्ट इंडिया है, तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, इधर से भारत का कुछ पार्ट निकला है। तो ये बीच में जो वाटर बॉडी है ना, जो इन दो लैंड मास को जोड़ती है, इसको कहते हैं पाक स्टेट। ये भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा ये जो खाड़ी बनी हुई है ना, यहाँ पर एक खाड़ी इस तरह का स्ट्रक्चर बन के, ये तीनों तरफ से लैंड से घिरी हुई एक वाटर बॉडी, इसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मन्नार की खाड़ी कौन से देशों के बीच में है? तो दोनों का आंसर हो गया इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए चित्र के माध्यम से फिर से दिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया का लैंड पार्ट थोड़ा सा आया हुआ है, थोड़ा इसका लैंड पार्ट आया हुआ है। तो बीच में ये जो वाटर बॉडी इनको डिवाइड कर रही है, इसको कहते हैं पाक स्टेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई एरिया बना हुआ है, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, द वे ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरब सागर, द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज व्हाट? जो अरब सागर में आइलैंड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? इंडियन आइलैंड जो कि अरब सागर में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को क्या नाम बोला जाता है? क्या वो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड है, या मालदीव है, या सागोज आइलैंड है? इन तीनों चारों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इंडिया के देखिए ये पेनिनसुलर इंडिया है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो दोनों ही में कुछ ऐसे आइलैंड है जो कि इंडिया के हैं। तो हम बात कर रहे हैं अरब सागर में जो आइलैंड है, तो इनको कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये जो है ना कोरल आइलैंड है, ध्यान रखेंगे कोरल आइलैंड है, पूछ लेता है कि कोरल आइलैंड क्या होता है। तो कोरल क्या होता है, देखिए ये पोलिप नाम का एक जीव होता है जो कि पानी में होता है, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, जैसे जिसका जन्म होता है ना वहीं पे बैठा रहता है, ठीक है। इनके ऊपर एल्गी आके जम जाती है, एल्गी से ये खाना लेते हैं, एल्गी को इनके ऊपर रह सकती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वहीं पे रुक जाता है, जम जाता है, एक पत्थर जैसा हो जाता है, जैसे चूने के जैसा। अब इनकी नई जनरेशन इसके ऊपर बनती है, उसकी नई जनरेशन इसके ऊपर बनती है। तो जब ये पानी के ऊपर आ जाते हैं तो ये आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थी तो जीव, तो ये मूंगा चट्टाने में इनको कहते हैं, कोरल आइलैंड है ये, मूंगे की चट्टाने, ठीक है।
तो ये मूंगा जो है, मूंगा एक जीव था, पोलिप नाम का एक जीव था, जो मूवमेंट नहीं करते, बस उनकी जो है ऐसे करके वो बैठ जाते हैं एक जगह पर पानी के अंदर, जो शैलो वाटर होता है जहाँ रोशनी पहुंच जाती है, और अगली जनरेशन उसके ऊपर बनती रहती है, डेड होते रहते हैं और ये सॉलिड होता रहता है, चट्टान बनती रहती है। तो इस तरीके से ये लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, हमारा सही आंसर अरेबियन सी में। अब लक्षद्वीप में देखिए, हम अगर सीक्वेंस देखें तो यहाँ 4 ग्रुप दिखाई देते हैं, अमीनी नहीं 3 ग्रुप दिखाई देते हैं, सॉरी 4 ग्रुप दिखाई देते हैं आइलैंड के। ठीक है, सबसे पहला है नॉर्थ से चले तो अमीनी, फिर है अगाती, फिर कावारती, और फिर उसके बाद है मिनिकोय। तो इनमें से अगर साउदर्न मोस्ट पूछे तो वो मिनिकोय है। ठीक है, कावारती इनकी राजधानी है लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में अमीनी, अगाती, कावारती, मिनिकोय, इसको 3-4 बार रिवाइज करते हैं, अमीनी, अगाती, कावारती, मिनिकोय, अमीनी, अगाती, कावारती, मिनिकोय। तो ये 4 सीक्वेंस जो है आइलैंड के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लक्षद्वीप हमने देख लिया, ये लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर है ये अरेबियन सी के अंदर। तो कुछ आइलैंड यहाँ पर भी है, देखिए इनको कहते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, ये कहते हैं कि जो हिमालय देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना हुआ है, और फिर इसका कुछ पार्ट ऐसे घूम के है, तो मानते हैं कि हिमालय का ही पार्ट है। जब इंडियन प्लेट आके टकराई थी तो ये हिमालय का ही पार्ट है, और ये इसी वजह से जो है थोड़ा सा हिमालय जैसे उभरा है, ऐसे ही ये उभरे हुए हैं, तो ये इसी का पार्ट काउंट किया जाता है। और इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, हमारा लार्जेस्ट अगर कोई पूछे कि यूनियन टेरिटरी इंडिया का कौन सा है, तो वो यही है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिल। ठीक है, अरावली हिल है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा ये हमने देखा था माउंट आबू नाम का जो हिल स्टेशन है वो भी यहीं पे। देखिए, जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रही थी, यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट आके टकराई थी, ठीक है, तब भी ये अरावली हिल इसके ऊपर मौजूद थे। उसके बाद जब ये यहाँ के टकराती है तो ये हिमालय पर्वत बने बाद में। तो अरावली हिल इससे पहले के हैं। ठीक है, इसलिए वो इतने छोटे से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बारिश वगैरह से उससे जो है वो घिस घिस के छोटे हो गए हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, तो अरावली हिल द ओल्डेस्ट माउंटेन है। और हिमालय जो है, अगर हमसे पूछे सबसे नए पर्वत कौन से हैं, वो हिमालय पर्वत है। ठीक, इसलिए इसे न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं, नवीन बलित पर्वत। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन या नववलित पर्वत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें इसने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए, आप देखें ये अरावली हिल्स यहाँ पर अरावली रेंज। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट। तो इंडिया का एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्रफल में हमने जो है लक्षद्वीप, अंडमान सबको मिला के जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सोचना है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये इसका एरिया है। ठीक है, 32,80,000 वर्ग किलोमीटर इसको बोलेंगे। ये सही आंसर है। एक इसमें फैक्ट हमको पढ़ना है, ये वाला क्या है। तो इसमें ये वर्ग किलोमीटर को हटा दें तो ये हमारी जनसंख्या आ जाएगी, जो कि पहले दिखाई देती थी। ठीक है, वो खैर इसको छोड़िए, ये अभी हमारे काम की नहीं रही, तो इस फैक्ट को बिना बात याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला फैक्ट ही हमारे काम का है यहाँ पे, तो इसको हमेशा याद रखना होगा जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आगे भी याद रखें, बेटर है। तो ये भारत का हम क्षेत्रफल पूरा काउंट कर रहे हैं, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बन जाता है पूरे इंडिया का। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरे इंडिया के पार्ट को कंसीडर कर लिया है। इसके साथ साथ जो हमारे आइलैंड्स हैं, और जो लक्षद्वीप आइलैंड, कोरल माउंट आइलैंड है, और अंडमान जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, इन दोनों को भी कंसीडर किया है इसके अंदर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेंगे, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय आर आल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को और क्या नाम दिया गया, तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया, हिमाद्री कहते हैं। जो ग्रेटर हिमालय ना, वृत हिमालय जिनको कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है,
उनको हिमाद्री कहते हैं, बीच वालों को हिमाचल कहते हैं, और साउथ वालों को, बिल्कुल नीचे वालों को शिवालिक कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं वेस्टर्न घाट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आ गया, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार हो चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट एरिया इन टर्म ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट, तो लार्जेस्ट स्टेट जो है वो हो गया है हमारा राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यूपी लार्जेस्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ साइज तो वो है गोवा, और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर देखें स्मॉलेस्ट स्टेट अगर पूछे तो वो है सिक्किम, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू, कहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो अरेबियन सी में गिरती है, या कि इंडियन सी में गिरती है, या बे ऑफ बंगाल में, या पाक स्ट्रेट में? तो अरब सागर में गिरती है, या हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या पाक जल मरुभूमि में? कहाँ पे गिरती है? आप सभी जानते हैं, इसको हमने बार बार आपको बताया है, और ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है कि हमने देखा कि ज़्यादातर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, चाहे वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, लेकिन 2 नदियाँ इधर बहते हुए जाती हैं, ठीक है, एक नर्मदा है, एक तापी है। तो नर्मदा नदी अरेबियन सी में आगे गिरती है, ये क्वेश्चन जो है हो जाता है। तो अरेबियन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, अरेबियन सी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी हमने देख रहा था, नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली से जाती है, होस्ट एंड ग्रेबन टोपोग्राफी है वहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से सतपुड़ा जो है वो जो पर्वत दिखाई देते हैं, सतपुड़ा पर्वत के आसपास की जमीन धसी हुई है, वो उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा चित्र से भी दिखाया है। तो देखिए ये आप देखिए नर्मदा रिवर, ये अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से निकल के, और ये रास्ते में जो है जबलपुर के पास जो है एक वाटरफॉल बनाती है, इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। जबलपुर मार्बल रॉक है वहाँ पर जो है ये करती है, धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। एक तापी रिवर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अक्षांश जो भारत को लगभग 2 आधे हिस्सों में विभाजित करता है, कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 आधे हिस्से में बांट देता है? तो ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए ये ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं मकर रेखा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और चौथा है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक रेखा, ठीक है। कौन सा ऐसा जो है अक्षांश है जो भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? तो जो भारत है ना, उसके बिल्कुल लगभग बीच में से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इंडिया को इक्वली डिवाइड करती है वो। तो वो गुजरात से होते हुए और मणिपुर से होते हुए जो है, मणिपुर नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए जाती है। तो ये लगभग आधे पार्ट में हमें डिवाइड करती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन इसको कहते हैं, या पैरेलल लाइन कहते हैं। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा इसको कहते हैं, जो भारत को 2 इक्वल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछते हैं क्वेश्चन कि 8 राज्यों से होकर, कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कि कितने राज्य हैं? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में और भी क्वेश्चन डिजाइन करेंगे तो आपको उन 8 राज्यों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं बचा है। तो इस तरीके से हमने फिर से जो है इस टॉपिक को और थोड़ा सा एनालाइज किया और एक्सप्लोर किया हमने इस टॉपिक को, और मुझे लगता है कि एक अच्छा रिवीजन आपको मिला इस चीज़ का, ठीक है। तो आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये आपको, ठीक है। कुछ सजेशन हो सकता है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं, उस पर वर्क किया जा सकता है। सजेशन जो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा अच्छी बने उस तरीके से क्या किया जाए वो बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो पहले भी हमने बात की थी कि कोरोना के बारे में जो बातचीत चल रही है, ठीक है। मैं बार बार इसको क्यों बता रहा हूँ, कल भी मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मैं लिंक में हूँ, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसके लिंक में मैं रहा हूँ, ठीक है, और डॉक्टर्स से कंसल्ट मैं करता रहा हूँ। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि एक तो आपको भले ही वैक्सीनेशन हो गया है, भले ही वैक्सीनेशन हो गया है आपको, तब भी आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर भी कोरोना हो, ठीक है। आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर लेंगे वैक्सीनेशन से, तो आपके नियर डियर जो 45 प्लस है, ठीक है, और कोई हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर है, उसको भी जो है वैक्सीनेशन
हो रही है तो उनको ज़रूर करवा दीजिए। इसके बाद अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आप प्रोटीन डाइट ज़रूर लीजिए। प्रोटीन डाइट के अंदर आप जो है मिल्क ले सकते हैं, इसके बाद दही वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडी ना हो चीज़ें। कोई भी चीज़ जो है वो कोल्ड नहीं खानी है, चाहे वैक्सीनेशन हो चुका हो, ठीक है। कोल्ड चीज़ों को यूज़ करने से आपका मतलब है कि कोरोना को आप एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आइए जी और भी ज़्यादा बढ़िए, और उसको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वो अपने आप को हावी करे आपके गले के ऊपर, ठीक है। मिल्क, दही, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। इसके बाद पल्सेस जो दालें हैं उनको भी यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये प्रोटीन डाइट हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोटीन डाइट हो सकती है। सोयाबीन वगैरह जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे सोयाबीन जो बड़ी आती हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट की थी मैंने ये चीज़ें। इसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको दिन में 2 बार नींबू पानी पीना चाहिए। 2 बार जो है नींबू पानी पीजिए, सिंपल नींबू पानी पीजिए, ठंडा नहीं, और घर में सबको ही पिलाओ, ठीक है। और ये एक हैबिट बना लीजिए। ये कोरोना की बात नहीं है, सब डॉक्टर्स ये करते हैं। कोई डॉक्टर चाय नहीं पीता है। बहुत सारे मैंने डॉक्टर से मैं मिल रहा हूँ तो वो कहते हैं कि चाय तो हम पीते ही नहीं है, बिस्किट भी नहीं खाते हैं, ठीक है। जो बिस्किट क्यों नहीं खाते हैं वो उनका रीज़न उन्होंने बताया कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाती है। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से जो है शुगर की बीमारी और ये चीज़ें हो जाती हैं। इससे अच्छा रोटी खा लीजिए। रोटी में आपको कार्बोहाइड्रेट के अलावा फाइबर भी मिलते हैं और भी कई चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो बिस्किट में कहते हैं कि उसमें शुगर एडिड तो होती है और वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच है। हम उसको खाते रहते हैं लेकिन अपनी डाइट में काउंट तो करते ही नहीं है। उसके बाद खाना भी खा लेते हैं, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं डॉक्टर। और जो है चाय भी नहीं पीते हैं, चाय में भी शुगर आ जाती है, ठीक है। तो आप जो है इसका अल्टरनेटिव बना सकते हैं, ठीक है। आप दिन में कोशिश कीजिए कई बार गर्म चीज़ें, जैसे आप एक बार चाय पी लीजिए, एक बार सूप पी लीजिए। जिसको कोरोना हो गया उसके लिए भी कह रहा हूँ कि कुछ गर्म चीज़ें आप किस किस तरीके से ले सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि पूरे दिन चाय पीते रहे गर्म के लिए। ज़्यादा काढ़ा पीने का भी फ़ायदा नहीं है। काढ़ा दिन में एक बार पी लिया बहुत हो जाता है, ठीक है। वरना आपको ये वैसे ही इतनी शरीर में गर्मी कर देगा कि आपको फुंसियाँ हो जाएंगी जगह जगह पे। तो काढ़ा एक ही बार पीजिए, चाय पी लीजिए, सूप पी लीजिए। इसके बाद ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं क्योंकि वो गर्म पानी में पी जाती है, तो ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये इससे आपको कोई वैसी नेगेटिव चीज़ भी नहीं आएगी कि आपका वेट बढ़ रहा है या आपको शुगर की दिक्कत है। तो ये चीज़ें आप अपने घर में चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन 2 ग्लास जो है वो लेमन वाटर ज़रूर आपको पीना है। मतलब दिन में 2 बार जो है नींबू पानी पीना है। 1 नींबू या 2 नींबू आप सब यूज कीजिए, घर में सबको पिलाइए, ठीक है। नॉर्मल पानी में यूज करना है उसको, ठीक है। इससे आपकी विटामिन सी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये विटामिन सी आपको जो है रोगों से लड़ने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे अभी इस टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने आप को सेफ भी रखिए, ठीक है। और सेफ्टी के साथ, क्योंकि आप इस समय पे जो घर पे हैं कम घूमते हैं। हालांकि अभी पहले की तरह लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं है, आप खूब घूम फिर रहे होगे, तो फिर भी लेकिन अगर आपके ऑफिस या आपके स्कूल्स या कॉलेज बंद है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस टाइम को आप जो है अपनी स्टडी की कमी है उनके लिए यूज कीजिए। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, केवीएस के अंदर लगा हुआ है या दिल्ली गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट के अंदर लगा हुआ है, तो किसी भी गवर्नमेंट, राजस्थान या हरियाणा कहीं पे भी लगा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा है या फिर किसी छोटी पोस्ट पे लगा हुआ है रेगुलर, तो उसको अपनी जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता जितना टाइम अब मिल जाएगा। तो आपके लिए अच्छा ही है। अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस टाइम को जो है अच्छे से यूज करेंगे, बाद में आपको जो है स्पेशल छुट्टियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई मॉनेटरी हार्म नहीं होगा छुट्टी लेने से, ठीक है। तो ये आपका टाइम है कि आप अपने आप को बूस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएगी यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्शन, ठीक है। आप अपने आप को काबिल उतना बना लीजिए कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर निकलिए। कुछ नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई हुई है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, ठीक है। और अपने आप को बंद मत रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। मास्क जरूर लगाइए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।